तो हम लोग पिछले वीडियो में सार्थक अंक के द्वारा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, जोड़ घटा गुना भाग, इन सबों में कैसे उसका प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन, इन सबों के बारे में पढ़ा जो कि हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था। और उसके पहले तुमने द्रव्य के गुण, तत्व, यौगिक, मिश्रण, परमाणु, अणु, उसके पहले वीडियोज वगैरह में देखा, जो कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रसायन शास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट, उसमें तुमने पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोग के क्या क्या नियम हैं। तो जिसमें कि 5 नियम दिए हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में। जो हमारा जो वीडियो लेक्चर तैयार हो रहा है वो एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तो पिछले का जो तुम्हारा एक एग्जाम्पल वगैरह है एनसीईआरटी बुक का, वो सब बनाया होगा। और जो भी तुम्हें दिक्कत हो, जहाँ भी परेशानी हो रही, जो भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन रहा हो, तो उसके लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो हमारा, जिसकी तुम्हारा वीडियो जो लाइव क्लास है उसमें डाउट का सेशन है, या हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी उसके माध्यम से कर सकते हो। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो तुमने देखा होगा, जो कि तुम्हारा जो कि सार्थक अंक उससे जुड़ा जो जोड़ घटा गुना भाग था, उस पर आधारित जो तुम केमिस्ट्री का जो तुम्हारा बुक है उसमें आगे दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन जो एक्सरसाइज जो है तुम्हारा अभ्यास जो दिया हुआ है उसमें 17, 18, 19 नंबर जो क्वेश्चंस हैं उसमें तुमको सार्थक अंक की गिनती, उसका जोड़ घटा, इन सब पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। शुरुआत के जो प्रश्न है जो कि मूल पर आधारित हैं, तो उसका जो लेक्चर है इस लेक्चर के बाद हम लोग देंगे। तुम पहले पूरा चैप्टर वीडियो देख लो, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे बनेंगे। तो इस प्रकार तुम जो है इधर पीछे का सार्थक अंक का गिनती करना चाहते हो तो उदाहरण में तो दिए हुए ही हैं, और जो भी तुम्हारा आगे का है, आगे 16, 17, 18, 19 ये सब में दिया हुआ है वैज्ञानिक संकेतन, ये सब लिखने के लिए, तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और शुरुआत के जो 1, 2, 3 ये सब जो नंबर के हैं जो लेक्चर हैं, वो धीरे आगे जो लेक्चर्स आएंगे इसके उस पर आधारित हैं, तो उसको बाद में तुम बना सकते हो। और जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाए तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है वो सब बनाना, तभी तो पहले वीडियो लेक्चर देख लो, उसका देख एनसीईआरटी का पहले क्या बनाना है तुमको, जो अभ्यास का प्रश्न है उसको सबको एग्जाम्पल तो बीच बीच से बनाते जाओगे। तो आज का हम लोग जो पढ़ाई है स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला है रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग का देखते हैं कौन कौन नियम है, तुम्हारे किताब में दिए हुए हैं। रासायनिक संयोग का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के जो तुम्हारे 5 नियम तुम्हारे किताब में दिए हुए हैं, तो हम लोग बारी बारी से उसको पढ़ेंगे। रासायनिक संयोग का नियम, जो पहला नियम तुम्हारी किताब में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो उसको 1 नंबर दे के देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तुम अपना एनसीईआरटी का जो बुक है उसको भी खोल के लिख सकते हो, उसको देख सकते हो, तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाएगा। रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो नाम से ही पता है कि ये द्रव्यमान का संरक्षित रहता है, तो इसका नियम का तो काफ़ी आसान सा स्टेटमेंट में लिखता हूँ। ये लावेजियर के द्वारा दिया गया है ये नियम, जो कि तुमको 9 क्लास में भी इसे दिया हुआ है, क्लास 9 में भी था। तो मैं सिंपल भाषा में इसका लिख देता हूँ। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है।
तो इसका मतलब हो गया कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं C+O2 से CO2 ये बन रहा है। तो ये जो तुमको प्रतिक्रिया है इसमें कार्बन का जो कि तुमको जितना द्रव्यमान होगा और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का योग जो प्रतिफल हुआ, प्रतिफल कार्बन प्रतिफल, तो इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, प्रतिफल प्रतिकारक पहले कह सकते हैं, प्रतिकारक लिख दो, इधर जो बनता है इसको प्रतिकारक कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो पहले क्या कहते हैं, प्रतिकारक कार्बन एवं ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान का योग के द्रव्यमान का योग प्रतिफल में निकले, प्रतिफल में उत्पन्न, प्रतिफल में उत्पन्न, प्रतिफल में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के बराबर है, द्रव्यमान के बराबर है। कार्बन का जितना द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का जितना द्रव्यमान है उसका जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड की जो बन रही है उसके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो इसे हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, ये तुम्हारा हो गया रासायनिक संयोग का जो नियम है, द्रव्यमान इसमें संरक्षित रहेगा। जैसे कि इस बात को, जैसे कि तुम एक लकड़ी जलाते हो, लकड़ी के टुकड़ा को जलाया, तो लकड़ी के टुकड़ा को जलाया तो तुमको जो कह सकते हो कि राख जो उत्पन्न हुआ उसका द्रव्यमान तो जितना लकड़ी का टुकड़ा था वजन उससे कम है, तो ऐसा कैसे हो गया, द्रव्यमान कहाँ संरक्षित रहा, ऐसा कह सकते हो। तो ये बात जो देखने का अर्थ ये है, इसमें क्या हुआ, लकड़ी को जो आपने जलाया उसमें तो लकड़ी का देखा तो लकड़ी में जो तुमको राख जो बचा वो तो जो नहीं जला वो बचा, तो उसका भी पहले लकड़ी का द्रव्यमान लीजिए और जितना प्रयुक्त ऑक्सीजन जितना लगा जो एयर से आया उसको भी जोड़िए, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना होगा लकड़ी में, और भी हाइड्रोजन भी, जल भी निकलता है उसमें, तो जल का द्रव्यमान जितना कि मुक्त हुआ होगा उन सब के द्रव्यमान को आप जोड़ें दोनों का, और राख को भी जोड़ दें, तो सबका द्रव्यमान अगर जितना कि लकड़ी प्लस ऑक्सीजन जो प्रयुक्त हुआ उसका द्रव्यमान, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो बना उसको भी कलेक्ट कीजिए कहीं पर किसी बर्तन में, उसको जोड़िए और साथ साथ राख को भी जोड़िए, सबका द्रव्यमान अगर करेंगे तो हमको इक्वल हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान जो संरक्षित कहाँ नहीं रहता है, एक प्रतिक्रिया तुमको जिसको नाभिकीय प्रतिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इन सबों में द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। बाकी सभी जगह नाभिक के अलावा सभी जगह द्रव्यमान हमेशा किसी भी प्रक्रम में संरक्षित ही रहते हैं, रसायन के किसी भी प्रक्रम में संरक्षित ही रहेगा। सिर्फ मैंने कहा कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, उस समय में नाभिकीय प्रतिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। बाकी जगह क्या रहता है, रासायनिक संयोग वगैरह में सब जगह संरक्षित रहते हैं। जितने प्रतिकारक का द्रव्यमान होगा उतने ही प्रतिफल का द्रव्यमान होगा। तो इसको तुम समझ गया होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तुम्हारा हो गया। अब दूसरा नियम लिखते हैं हम लोग। चलो, तो दूसरा नियम का जगह है ही, लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा, बुक से भी इसको पढ़ सकते हो। दूसरा नंबर, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये जो तुमको नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण जो स्थिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का दूसरा नियम क्या है तुम्हारा, स्थिर अनुपात का नियम। तो ये कहता है कि किसी तत्व में
जो दो, जिससे दो या दो से अधिक परमाणु से बनता है, तो उन सभी परमाणुओं किसी यौगिक में जो कि तुम्हारा जिस कोई यौगिक है जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से बनता है, तो जो उसका द्रव्यमान होता है हमेशा वह स्थिर अनुपात में होता है, उसका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझाते हैं। किसी यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग? कंपाउंड। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान हमेशा स्थिर अनुपात में रहते हैं। स्थिर अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात में होते हैं। तो किसी भी यौगिक में जो तत्व के द्रव्यमान है वो स्थिर अनुपात में होते हैं। जैसे कि तुमको कह सकते हो कि उदाहरण H2O का जो तुमको है, H2O किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, H2O जल समुद्र, नदी, भूजल या भूमिगत या चंद्रमा से प्राप्त किए जाएं, चंद्रमा से प्राप्त किए जाएं, उनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात, उनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है। अनुपात स्थिर होता है। तो कभी भी तुम कहीं से किस स्रोत ले लो पानी का, इसी टाइप से सभी के लिए कह सकते हैं कि, तो इसी उदाहरण से समझ गया होगा कि जल जहाँ से भी जल लाने के बहुत से स्रोत आप चापाकल से लेते हैं, चाहे बोरिंग करके भूमिगत जल को निकालते हैं, समुद्र में है, नदी में है, या चंद्रमा पर भी पाया जाता है जल, ठोस के रूप में पाया जाता है। तो कहीं से भी लें यौगिक में, तो जल का जो कि द्रव्यमान का अनुपात हो, उसमें जो द्रव्यमान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान का जो तुम्हारा स्थिर अनुपात का नियम हो गया। अब है तुमको गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नंबर क्या है तुमको? गुणित अनुपात का नियम। तो पहला वाला लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको दोनों को नोट कर लो, इसको फिर दोनों मिटा के लिख देते हैं। और अगला रासायनिक संयोग का नियम में 1-2 हो गया तुम्हारा, इसको नोट कर लो। पहला तो हो गया द्रव्यमान संरक्षित था किसी प्रतिक्रिया में। दूसरा नियम क्या था कि किसी यौगिक में जो तत्व का द्रव्यमान होता है हमेशा स्थिर होता है, चाहे उस यौगिक को आप किसी भी स्रोत से क्यों न लाए। तो जैसे कि तुमको जल का उदाहरण दिया गया, जल के अन्य बहुत से स्रोत हैं, लेकिन सब जगह से कहीं से भी जल प्राप्त करेंगे तो उसका क्या होगा? वो जल का कोई भी स्रोत होगा, तो जल के किसी भी स्रोत से अगर जल प्राप्त करते हैं आप, तो उसका जो द्रव्यमान है वह हमेशा स्थिर होगा। तीसरा नंबर, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है देखते हैं। कोई जो दो तत्व अगर एक दूसरे से क्या करें? संयोग करें। कोई दो तत्व एक दूसरे से क्या करें? संयोग करें और एक से अधिक यौगिक का निर्माण करें।
एक से अधिक यौगिक का निर्माण करें तो अगर एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर हो तो दूसरे तरफ का जो द्रव्यमान होगा हमेशा एक पूर्णांक गुणक में होगा। हमेशा जो उसका गुणक एक दूसरे का क्या होगा, गुणक होगा। जो उसका द्रव्यमान का जो अनुपात है हमेशा क्या होगा, एक दूसरे का एक पूर्णांक गुणक होगा। द्रव्यमान जो होगा हमेशा एक पूर्णांक गुणक में होता है, इसे कोई गुणित अनुपात कहते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले नियम, फिर समझाते हैं। और दो तत्व संयोग कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो यदि एक तत्व का द्रव्यमान द्रव्यमान स्थिर हो तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा पूर्णांक के दूसरे तत्व का द्रव्यमान का अनुपात कर दो, नहीं तो तत्व का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा पूर्णांक गुणक होता है। तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो हमेशा गुणक में होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसको उदाहरण से देखिए, समझिए। उदाहरण, कार्बन क्या बनाता है, C और CO2 दो तत्व बनाया। तो इसमें जो कार्बन का कितना ग्राम है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पता होगा कितना है, 12 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का यहाँ पर है 12 ग्राम कार्बन का हो गया और 16 ग्राम हो गया ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है तुमको, 12 ग्राम क्या है तुमको, कार्बन का है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 ग्राम। तो इस उदाहरण से क्या देखा, यहाँ पर द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान का अनुपात क्या है, स्थिर है। कार्बन का द्रव्यमान क्या है तुमको, स्थिर है। कार्बन का द्रव्यमान स्थिर है तो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान द्रव्यमान 16:32 बराबर 1:2 है। तो ये एक दूसरे गुणक है, देखो पूर्णांक गुणक में है 1:2, एक का दूसरा का डबल हो गया, एक दूसरे का डबल हो गया तो साथ ही इससे कम 1:2 है, जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। तो ये तुम्हारा हो गया गुणित अनुपात का नियम। कि क्या हो गया तुम्हें कि जो कि तुमको जो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो ये 16 और 32 दो अनुपात में मिला तो 16:32 तो 1:2। तो ये गुणित अनुपात के नियम का क्या किया, पालन किया। एक दूसरा उदाहरण से भी इसको समझते हैं। जैसे कि देखो इसको लिखते तो कम है लेकिन देख लो, H2O और H2O2 ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ इसका। तो ये है तुमको 2 ग्राम, तो इसका कितना है 16 ग्राम है। तो H2O2 में देखो क्या है तुम्हारा 2 यौगिक के बाद जिसमें 2 ग्राम, तो इसमें क्या है 16 दूनी 32 ग्राम। तो यहाँ भी क्या अनुपात है 16:32, दैट्स इक्वल टू 1:2। यहाँ भी देख सकते हो वही नियम पालन हो रहा है।
और जहाँ पर अगर द्रव्यमान स्थिर नहीं है तो दोनों का, इसका जैसे इसमें 2 से गुना करें तो फिर उसका द्रव्यमान स्थिर कर लो। जैसे कि तुमको कोई कंपाउंड है, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे एक कंपाउंड जैसे लेते हैं CH4 और C2H6, तो इसमें एक से किसी का स्थिर है। इसमें जैसे कार्बन का 12 ग्राम है तो इसका क्या है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम है, CH4 हो गया। और इसमें कितना है, कार्बन का 24 ग्राम, तो इसमें क्या हो गया, इसमें 6 ग्राम। अब देखो इसमें कार्बन का 12 ग्राम से कितना कंबाइन किया, इसमें 4 ग्राम, तो इसको 24 रहेगा, इसका 24 2 से गुना करते इसका कितना हो जाएगा, इसी अनुपात में 8 ग्राम हो जाएगा इसका। अब ये दोनों का देखो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का कार्बन का स्थिर हो गया दोनों में, कार्बन का दोनों तरफ 24 हो गया, तो इसका 8 अनुपात कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 8 अनुपात उधर क्या है 6, दैट्स इक्वल टू 4:3। एक दूसरे के पूर्णांक गुणक हैं, चारों में एक सिंपल गुणक में आ गया। जैसे इसको भी बराबर कर दिए तो इसका गुणक में आ गया 4:3, तो ये गुणक में हो गया, एक दूसरे के स्थिर गुणक में है, पूर्णांक में गुणक है। तो इस प्रकार क्या है, 4 उसका है तो इसका 3 है, पूर्णांक हमेशा क्या रहेंगे, गुणक में रहेंगे, पूर्णांक गुणक हैं दोनों। तो इसका जो अनुपात होता है हमेशा एक पूर्णांक संख्या का अनुपात ही होता है, जो कि तीनों उदाहरण से तुमने देखा होगा। तो आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा तुमको। जैसे कार्बन, फिर से रिपीट करते हैं इस उदाहरण को, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 ग्राम 16 ग्राम, 12 ग्राम 32 ग्राम, तो ये दूसरे का अनुपात 1:2। जहाँ यहाँ H2O2 2 ग्राम 16 ग्राम, 2 से 32, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:2 16:32। यहाँ पर जैसे तीसरा उदाहरण क्या किया, CH4 और किसका लिया तुमने, CH4 और C2H4, तो 2:4 2:6, मतलब C2H4 मतलब CH4 में 12 और 4, दूसरा हो गया 24 और 6, 12 दूनी 24 हो गया उसका 6, तो 2 से गुना कर दिया तुमने, तो इस प्रकार से क्या हो गया, तुम्हारा अनुपात स्थिर हो गया सबका। तो उम्मीद है कि तुमको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नियम में चलते हैं हम लोग। तीसरा नियम तो तुम्हारा हो गया, अब हम लोग चौथा नियम, इसको उतार लो, इसको लिख लो, फिर अब 4th नियम जाते हैं। तीसरा नियम ये था। चौथा नियम क्या कर दें, चौथा नियम है तुमको गैलुजक का नियम। गैलुजक तो वैज्ञानिक का नाम है, गैलुजक का नियम। दो गैस ए तथा बी, ए तथा बी संयोग कर दो गैस सी गैस का निर्माण करते हैं। सी गैस का निर्माण करते हैं। सी गैस बनाया, मान लेते तीनों दो मिला के, तो इस नियम के मुताबिक क्या है, तो ए कॉमा बी एवं सी के आयतन पूर्णांक गुणक होते हैं। आयतन पूर्णांक गुणक होते हैं। आयतन का अनुपात पूर्णांक होता है, या आयतन का अनुपात पूर्णांक होता है यदि सभी गैस समान ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं समान ताप एवं दाब पर हों। तो सब तीनों गैस ए बी सी अगर समान ताप दाब पर है, तो अगर इसका जो संयोग करके जो गैस बनेगा सबका आयतन क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा, सबका स्थिर रहेगा, अनुपात हमेशा पूर्णांक में रहेगा। जैसे एक उदाहरण से इसको देखते हैं, जैसे N2 + 3H2 जो संतुलित करने के बाद आएगा, उससे बन गया 2NH3। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये सब गैस है, ये भी गैस है, H2 भी क्या है तुम्हारा गैस है,
और ये भी N2 भी तुम्हारा क्या है, गैस है। तो इसका जो एक अगर समान ताप दाब पर, तो इसका एक आयतन है, तो इसका एक आयतन, तो यहाँ पे देखो एक आयतन है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है 3H2, तो 3 आयतन, 3 आयतन का मतलब 3, 1 लीटर लेंगे तो इसका 3 लीटर लेंगे, और यहाँ पे कितना बनेगा, 2 आयतन बनेगा। तो देखो ये जो तुम्हारा है सबका एक सामान्य एकदम पूर्णांक संख्या में आया, सरल अनुपात में आ गया एकदम 1, 3, 2। तो ये हमेशा एक एकदम सरल अनुपात में आएगा। इसका जो अनुपात होगा आयतन का हमेशा क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा, जो कि पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा, जैसे एकदम निकटतम पूर्णांक 1, 3, 2 इस तरह से आ रहा है। तो हमेशा एक, जैसे कोई भी गैस को जब संयोग कराएंगे, दो गैस को, जैसे कि कोई गैस बनता होगा, तो उसका जो कि आयतन का अनुपात होता है ये हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। तो इसको कौन सा नियम कहेंगे हम लोग, जब कंबाइन जो करता है जो गैस, तो उसके जो कंबाइन करने जो प्रतिकारक गैस हैं उनके भी और जो प्रतिफल बने सभी एक सरलतम अनुपात में आपको मिलेंगे। तो आई थिंक कि का नियम समझ में आ गया होगा। और पांचवा जो नियम है तुमको जो यहीं पर लिख भी सकते हैं ना, जगह तो है ही तुम्हारा, तो लिख देते हैं यहाँ पर। पांचवा नियम है तुमको एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का जैसे नाम सुना होगा, एवोगाड्रो का नियम, जो कि एवोगाड्रो संख्या मोल में यदि सुना होगा, एवोगाड्रो का जो काफ़ी फेमस नंबर है 6.022 गुना 10 पावर 23। तो इस पर देखते हैं, मोल का अगला आगे जो लेक्चर आएगा वो मोल पर आधारित होगा। तो देखो मोल के बारे में भी जानोगे। एवोगाड्रो का नियम, इसका नियम क्या है देखिए, इसको नियम फिलहाल पढ़ लो। समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं या मोलों की संख्या, मोलों भी लिख देते हैं, मोल तो पढ़ेंगे हम लोग, मोलों की संख्या समान होती है। तो ये कह रहा है कि अगर ताप दाब सब चीज़ समान रखा जाए तो किसी गैस का जो तुमको है समान आयतन भी हो, तो उसमें अणुओं की संख्या, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, सारे गैस हो, अणुओं की संख्या उसमें समान रहेगी। अगर आपने ताप दाब और आयतन तीनों समान किया तो क्या हो जाएगा, ताप दाब और आयतन समान किया तो उसमें अणुओं की संख्या समान होती है। और कितना अणु का 1 मोल हो जाता है, 6.022 गुना 10 पर 23 अणु बराबर 1 मोल। ये तुमको 6.022 गुना 10 पर 23, ये एवोगाड्रो का कहना था, अणु या परमाणु बराबर क्या होता है तुमको 1 मोल। तो इतना मोल, इतना अणु अगर समान होगा तो मोल भी समान हो जाएगा तुम्हारा। अणु चाहे जिस भी होगा, इतना अणु को क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। गैस की इतना अणु, दैट मीन्स 1 मोल। अब तुमको है कि इसमें जैसे क्या तुमको एक और रिजल्ट होता है STP, जो इसको कहते हैं सामान्य ताप एवं दाब, जो पहला जो लेक्चर होगा, जो नहीं देखा होगा वो देख लो, STP उसमें समझाए हुए हैं, मानक ताप एवं दाब। STP पर 22.4 लीटर आदर्श गैस में 1 मोल परमाणु होते हैं, 1 मोल अणु रहते हैं, या 1 मोल अणु है तो उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। STP का मतलब होता है 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। STP का कितना था ना, मानक ताप दाब, जिसको कि तुमको बोले पहला लेक्चर देखो, वीडियो में तुम्हारा मिल जाएगा उसमें। ऐसे तो STP के बारे में पढ़ो, 0 डिग्री सेल्सियस या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब। इन सबों के लिए मैंने कहा कि तुम फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो इसका, जो कि तुम्हारा राइस्टोटल के ऐप पर तुम्हें उपलब्ध होगा। इसका फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है कि समान ताप दाब पर जब कोई भी गैस हो उसके समान आयतन हो, तो उसमें जो उपस्थित अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और मैंने उसमें एक जानकारी कुछ ऐड कर दिया, 1 मोल अणुओं या मोलों, तो इतना अणु को 1 मोल कहते हैं, तो अणु समान होगा तो मोल भी समान हो जाएगा। 22.4 लीटर में क्या होता है, 1 मोल होता है, ये भी याद रख सकते हो तुमको। तो ये तुमको कुछ जानकारी हो गई।
जो कि तुम्हारा अनुपात का नियम था, जो नियम है रासायनिक संयोग का, तुम्हें लगभग हो गया, इसको तुम नोट कर लो। 5 नियम तुम्हारे किताब में दिए हुए हैं, 5 नियम हो गया। इसके बाद इस लेक्चर में हम लोग एक चीज़ और शामिल कर लेते हैं, तो ये नोट करो सबका जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे यहाँ पे 2 नियम दिख रहे हैं। एक तो तुमको गैलोजक का नियम है जो कि कहता है कि आयतन का अनुपात हमेशा क्या रहता है, एक पूर्णांक स्थिर अनुपात में रहेगा, बिल्कुल सामान्य अनुपात रहेगा, पूर्णांक के रूप में रहता है। दूसरा कह रहा है तुमको एवोगाड्रो का नियम, और 3 और नियम तुमको जो अभी पहले बोर्ड पर से मिट चुका है वो। तो अब हम लोग एक और नियम देख लेते हैं इसमें, इस लेक्चर में, जिसमें है कि तुमको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो है लेने का कोशिश करेंगे अब मोल वगैरह के बारे में, मोल का जो क्लास है, जिससे कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है, तुम्हारा जो एक्सरसाइज का, उसको बनाने में तुमको, जो शुरुआत से जो क्वेश्चन है उसको बनाने में तुमको मदद मिलेगा। अभी इस बुक्स वगैरह से इसको रीडिंग दो और तुमको इसको पढ़ के रखो, किताब से भी समझो। जहाँ दिक्कत हो तुम्हें समझने में, कोई भी बुक का लाइन हो, कहीं से भी पढ़ने में दिक्कत हो, अपना एनसीईआरटी का बुक प्रयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी बुक है, सामान्य भाषा में समझ में आ जाना चाहिए। अगर जहाँ दिक्कत होता है तो वो हमसे डायरेक्ट माध्यम ऐप के माध्यम से आकर संपर्क कर सकते हो हमसे। उसमें हमारे संपर्क के नंबर वगैरह दिए हुए हैं, ईमेल या जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप सबसे दिए हुए हैं नंबर, उस पर हमको संपर्क करो। तो हमारा जो तुम्हारा ये था एक, अब जो इस लेक्चर में जैसे अभी हमने कहा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का क्या परमाणु, डाल्टन ने सबसे पहले कहा था परमाणु के बारे में कुछ बताया। डाल्टन का जो परमाणु का तो नाम ऐसे सबसे पहले एक कनद नाम के एक फिलोसोफर ने लिया था, दार्शनिक ने, कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं हम लोग, एटम। जो एटम जो वर्ड आया हुआ है, मतलब जो सबसे छोटा कण है, अविभाज्य टाइप से होता है, जो कि सबसे पहले उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन बहुत ईसा पूर्व में ही बात किया था, जिसको BC कहते हैं, 1 ईस्वी से पहले का बात है, और ये मतलब पहले, बहुत पहले का बात है। लेकिन ये जो तुम्हारा लेकिन इस बीच में 1600 ईस्वी तक लगभग इस पर किसी ने कोई मत व्यक्त नहीं किया। डाल्टन ने पहली बार परमाणु के बारे में कुछ बातें कही, जिसके कुछ मुख्य बिंदु ऐसे हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण है। तो अभी जहाँ तक है अविभाज्य कण है, सभी द्रव्य परमाणु से बनते हैं, सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो सभी द्रव्य में परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य है, ऐसा कहना था डाल्टन का। तो क्या ये आज भी इसको सत्य माना जाता है? तो आज इसमें कुछ जो है, ये जो अविभाज्य बात है, ये तुमको आज के दिन में इसको सही नहीं माना जाता है। आज तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह भी किससे मिलकर बनता है, कुछ कण है जिसको हम लोग क्वार्क कहते हैं। तो इस प्रकार से अवधारणाएं समय के साथ क्या हो रहती है, बदलती रहती है। तो जो डाल्टन का जो ये कहना था, ये जो सिद्धांत था, लेकिन उस समय जो डाल्टन ने जो कहा था, जो नियम, तो उसने कहा था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। और दूसरा तत्व सदृश परमाणु से बनते हैं, जिनके द्रव्यमान भी समान होते हैं, जिनके द्रव्यमान समान होते हैं, जिनके द्रव्यमान समान होते हैं। तो ये क्या होगा, तुमको तत्व जो है तुमको एक ही तरह के परमाणु से बनते हैं और उनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा जो यौगिक है, तुमको यौगिक में क्या होता है, तुमको यौगिक बहुत से परमाणुओं से मिलके बनता है। यौगिक में जो तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर होता है, जैसा स्थिर अनुपात का नियम भी देखा। यौगिक में तत्व के द्रव्यमान स्थिर अनुपात में होते हैं, स्थिर अनुपात में होते हैं। चौथा नंबर, तो ये हो गया तुम्हारा चौथा नंबर। ये है तुमको रासायनिक प्रतिक्रिया में
रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु का पुनर्विन्यास होता है, किंतु परमाणु संरक्षित रहते हैं, माने परमाणु का नष्ट नहीं होगा, संरक्षित रहते हैं। जैसे कि तुमको ऑक्सीजन इधर, जैसे कि हम लोग संतुलित जो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कोई रिएक्शन लिखे H2 + O2 से H2O बनाते हैं, इसमें इसी आधार पर हम लोग संतुलित भी करते हैं। जैसा हम लोग मान के कहते हैं यहाँ 2 परमाणु है H2 में, 2 परमाणु हाइड्रोजन का, यहाँ 2 परमाणु है ऑक्सीजन का, और इधर H2O है बना, तो आप कहें यहाँ तो 2 ही परमाणु, यहाँ 1 परमाणु दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उसमें क्या कहता है हम लोग कि जिसमें 2 परमाणु तो इधर 2 से गुना किए तो इसमें 2 अणु इसका बना होगा, और इसमें जो है इधर 4 हो गया तो इधर क्या हो गया 4 होगा, क्योंकि परमाणु का संख्या क्या होता है दोनों साइड परिवर्तित नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब कि इसका देखो 4 परमाणु हो गया, इसका 2 परमाणु, इधर भी देखो 4 परमाणु, इधर 2। तो संतुलित जो हम लोग करते हैं इसी नियम को ध्यान में रख के करते हैं। परमाणु हमारा क्या हो गया, पुनर्विन्यास हो गया। जैसे H2O2 अलग अलग था परमाणु पहले, लेकिन अब इसमें दोनों जुट के क्या गया, एक H2O बना लिया, तो पुनर्विन्यास तो हुआ लेकिन उसकी संख्या नहीं बदली। इधर 4 परमाणु है हाइड्रोजन का, इधर 4 परमाणु है, इधर 2 परमाणु है ऑक्सीजन का, इधर भी 2 परमाणु हो गया, और इसी के आधार पर आप संतुलन करते हैं, जो कि अणु का संख्या तो पुनर्विन्यास होता है। तो यही नियम का पालन करके हम लोग करते हैं। तत्व में भी वही है, H2O का ये जो हमेशा स्थिर अनुपात होता है तत्व बना है, तो ये नियम तुम्हारा कहते हैं आसान सा नियम है डालने का। परमाणु के बारे में अब जो अन्य जानकारियां हैं, जो कि हमारा अगला एक्सरसाइज होगा, अगला चैप्टर जो होगा उसका नाम ही है परमाणु संरचना, तो हम उसमें पढ़ेंगे, जिसमें परमाणु के बारे में और भी बातें बताई जाएगी। तो ये परमाणु का तुम्हारा हो गया, परमाणु का सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। और अब जो हम लोग जो हमारा जो कि इस जो अध्याय में जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट जो हमारा जो चैप्टर है पहला रसायन का, उसमें हम लोग को अब मोल के बारे में सीखना है। मोल के बाद जो है तुमको किस प्रकार से दोनों जो है एक दूसरे से संपर्क करता है, किस तरह से उसका जो मूलानुपाती सूत्र एक पढ़ेंगे, कैसे उसकी प्रतिशत संरचना, आणविक संरचना, आणविक सूत्र क्या होता है। उसके बाद तुमको दिया हुआ है कुछ और बातें, देखते हैं 1 या 2 लेक्चर में तुम्हारा खत्म होगा, किस प्रकार से संयोग करते हैं। इस तरह से और भी कुछ नियम बने हुए हैं जो कि आप इसी पर आधारित तुम्हारे प्रश्न भी अधिकांश दिए गए हैं। तो पहले यहाँ तक तो नियम समझ गया हो गया, यहाँ तक तो हमारा एक तरह से फंडामेंटल था, जो कि जिस पर कि जो तुम्हारा जो सामान्य जो जानकारी की चैप्टर थे। अब जो मोल संकल्पना जो तुम्हारा स्टार्ट होगा, जहाँ से उस पर बहुत से प्रश्न न्यूमेरिकल तुम्हें बनाने पड़ेंगे, और इस पर भी आधारित जहाँ पर तक है पिछले जो जितने लेक्चर थे उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो आप उदाहरण से बना सकते हैं। और अब धीरे धीरे करके तुम इसका पढ़ लिया होगा। अब इसमें तुमको इसका जो अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर से वीडियो जो लेक्चर हमारा होगा, उसमें से तुमको मोल, उस पर आधारित गणनाएं, उस पर आधारित बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, जो कि तुम क्लास 9 में भी कुछ पढ़ा होगा, जो कि कुछ गणना तत्व वगैरह के बारे में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम जो मोल का जो होगा अगला जो लेक्चर होगा इसके बाद का, उसको तुम जाहिर देखोगे और तुम्हें काफ़ी उसमें जानकारी मिलेगी। और मोल से गणना, रासायनिक विज्ञान में मोल का काफ़ी योगदान होता है, गणना में हर जगह उसका उपयोग होता है। तो उसको बढ़िया सीखने की कोशिश करो। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो तुम्हें जो भी जितना भी तुम्हें ज़रूरत हो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो राइटल ऐप के माध्यम से। ठीक है।